गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, जो कि आपका बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है, बीपीएससी जो भी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है, या फिर पीएसएससी के रिलेटेड जो भी वैकेंसियाँ आएंगी, या आगे बीपीएससी की जो जनरल वैकेंसियाँ आती है सिविल सर्विसेज की, उसमें भी ऐसे आपको ये सारा का सारा चीज़ काम आएगा। जो बिहार के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो बिहार के रिलेटेड जो बिहार की ज्योग्राफी है और जो पॉलिटी है बिहार की और जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है बिहार के, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या रहा, प्रीवियसली जो बिहार का वेटेज होता था बीपीएससी के एग्जाम में, वो अराउंड 30 क्वेश्चंस टू 35 क्वेश्चंस हमेशा रहा करते थे। तो वो एक मेजर फैक्टर होता है कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपकी मेरिट का। जितना कंपटीशन हार्श हो गया है डे बाय डे, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो गए हैं। आपने देखा एटीएम बीटीएम की वैकेंसी में बहुत सारे फॉर्म गिरे, तो बीओ एक अच्छी वैकेंसी है और अच्छी खासी मात्रा में आ रही है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ गिरने की उम्मीद है। तो आप एक बेहतर तैयारी करें, और जो आपके 30 to 35 क्वेश्चंस जो यहाँ से आने वाले हैं जनरली, तो जो सामान्य अध्ययन में यहाँ से जो बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस आएंगे उसको अपन कवर करेंगे यहाँ से। और यहाँ जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो जनरली, अगर आपको प्रॉपर फैक्ट पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिटेल्स पता है, तो ये एक बेहतर ऑप्शन होगा आपको कि अच्छे मार्क्स यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको बेहतर फैक्ट याद करा दिया जाए क्रोनोलॉजी के साथ साथ, तो आप यहाँ से 30 to 35 क्वेश्चंस में अराउंड टू अराउंड आप जो स्कोर कर पाएंगे, ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन में आप 25-24 के अराउंड आप अगर अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो यहाँ से आप कवर कर लेंगे। और जैसे बिहार स्पेशल सामान्य अध्ययन में अपन जब चालू करेंगे क्लासेस, तो सबसे पहले क्लासेस अपन एंशिएंट हिस्ट्री से चालू करेंगे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है जो बिहार के संदर्भ में है वही इंडिया के संदर्भ में भी है। तो एक हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि जब एंशिएंट हिस्ट्री अपन स्टार्ट करते हैं, तो जो इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री है और बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर जाती है टॉपिक्स से। तो अब अपने देखेंगे बिहार के रिगार्डिंग जो भी ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री रहेगा वो आपकी इंडियन हिस्ट्री में भी काम आएगा, यानी आप आगे भी इसके बेनिफिट उठाते रहेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक पीरियड पढ़ेंगे अपन। तो वैदिक पीरियड जब पढ़ेंगे तो देखते हैं कि ऐसे उसमें बहुत उस वैदिक पीरियड को डिवाइड जब किया गया है, तो पियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के रूप में डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। फिर चारकोलिथिक पीरियड डिवाइड किया गया है। तो इसमें अपन देखते हैं कि कैसे स्टोन एज से अपन आयरन की ओर बढ़ते हैं, आयरन के बाद कॉपर की ओर बढ़ते हैं। तो जो इंडिया की क्रोनोलॉजी है एंशिएंट हिस्ट्री की, जो यही है। फिर उसके बाद ऐसे एक रिलीजियस मूवमेंट ऐसे देखने को आपको मिलेगा कि आजीविका वगैरह आता है, बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आता है। जो थॉट है, जो एक जो ब्राह्मणिकल थॉट है, उससे हटकर एक थॉट आता है जिसमें ऐसे जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था उसको खत्म करके एक न्यू थॉट्स डेवलप किया जाता है। तो बुद्धिज्म का फ्लरिश क्यों हुआ, जैनिज्म उतना फ्लरिश क्यों नहीं कर पाया, क्या रीजन रहे, कहाँ कहाँ बुद्धिज्म फैला, क्यों फैला, क्या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही। बुद्ध के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैनिज्म के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमेशा 2 क्वेश्चन तो यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ से आ ही जाता है एमएनबी। अब महाजनपद पीरियड में आएंगे तो 16 महाजनपद हुए इंडिया में, और उसमें 3 मेजर महाजनपद जो था वो बिहार में था। तो मगध, विज्जी और अंग, ये 3 महाजनपद बिहार में थे। कैसे मगध का डोमिनेंस इतना बढ़ता है कि ये सारे महाजनपदों को वो अपने अंदर समाहित करते हुए खुद को एक मगध साम्राज्य के रूप में आगे जाके एस्टैब्लिश कर पाता है, ये समझेंगे। क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे इसमें, मगध डायनेस्टी कैसे कैसे फ्लरिश हुई,
जैसे बृहदत्त था, हरिंका था, शिशुनागा था, नंदा डायनेस्टी जब आती है, सिकंदर यही आता है, सिकंदर को फेज नंदा डायनेस्टी करती है। उसके बाद मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे, वन ऑफ द गोल्डन एरा जो रहा बिहार की एंसेंट हिस्ट्री के टाइम में। तो मौर्यन पीरियड से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है अभी भी इंडिया का, वो कहीं ना कहीं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पे ही बेस्ड है। जो डिवीजन किया गया था गांव का, डिस्ट्रिक्ट्स का, इस प्रकार के जो डिवीजन थे अपने स्टेट में, तो वो डिवीजन यहीं से आता है, एक मौर्यन प्रशासन से। तो मौर्यन प्रशासन जब अपन पढ़ेंगे कि उसमें कौटिल्य का क्या इंपॉर्टेंस था, चंद्रगुप्त का क्या इंपॉर्टेंस था, बिंदुसारा का क्या इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट अशोका के कलिंग युद्ध, और अशोका के लिए बहुत सारे बौद्धिज्म के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा रिलीजियस काम किया। बौद्धिज्म के थॉट में अशोक का एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है कि बौद्धिज्म जो फ्लरिश आप देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उसमें कहीं ना कहीं अशोक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हम बौद्धिज्म में पढ़ेंगे। और फिर बराबर की पहाड़ियां, नागा अर्जुना केव जो है, जिसमें ऐसे बौद्ध भिक्ष रहा करते थे, किसने डेवलप कराया, कब डेवलप करवाया, क्या पर्पस था, क्या शैली थी डेवलपमेंट की। फिर मौर्यन, जैसे जैसे मौर्यन का पतन होता है, क्या कारण रहे मौर्यन के पतन का, तो फिर ऐसे सुंगा डायनेस्टी पढ़ेंगे, कन्वा डायनेस्टी पढ़ेंगे, कुशाना पढ़ेंगे, जो फॉरेनर अटैक हैं एक बड़े साम्राज्य के गिरने के बाद, कैसे इंडिया पे फॉरेन अटैक्स बढ़ जाते हैं, और वो फॉरेन कल्चर जो इंडिया में आके कैसे मर्ज करता है और कैसे यहाँ के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। फिर इससे आगे पढ़ेंगे तो ये देखिए, ये इंडियन हिस्ट्री में जब हम डिस्कस करते हैं तो गुप्ता पीरियड को वन ऑफ द गोल्डन एरा माना जाता है। क्यों गोल्डन एरा माना जाता है? देखिए, किसी भी साम्राज्य या किसी भी राजा को या भी किसी भी चीज को जब देखते हैं तो दो तीन बातों का ध्यान रखते हैं। एजुकेशन का डेवलपमेंट क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था, लिटरेचर क्या क्या है, यहाँ से देखते हैं लिटरेचर क्या क्या है। फिर लिटरेचर के साथ साथ जो वाद्य यंत्र थे, म्यूजिक था, उसका डेवलपमेंट कैसा रहा। तो ओवरऑल सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट क्या रहा इस एरिया का, इस पीरियड का। तो गुप्ता पीरियड में पहले मगध, कहीं ना कहीं मगध से ही ये डायनेस्टी फ्लरिश होना चालू करती है और उज्जैन की ओर मूव कर जाती है। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो प्रोमिनेंटली डिस्कस किया जाता है हमेशा की हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में, नालंदा यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्कस करेंगे कि किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया और कहाँ से उसको फंड मिलते थे चलने के लिए, और क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा मेजर जो चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे, इन लोगों का। फिर आर्ट एंड इनके आर्ट में क्या क्या रहा। फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड, जैसे ही गुप्ता पीरियड एक बड़ा साम्राज्य फिर से टूटता है तो फिर छोटे छोटे खंड विखंड में एक नए नए छोटे छोटे राजा फिर से एस्टैब्लिश होते हैं। तो गोपाल, धर्मपाल, जो पाला पीरियड है, तो पाला पीरियड में भी बहुत सारे आर्ट और लिटरेचर के डेवलपमेंट हुए, पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ। तो अब ये सारा कुछ पढ़ेंगे जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे कि ऐसे कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। क्लास के दौरान ही उसको चाहेंगे कि मगअप कर लें और निमोनिक्स के माध्यम से। तो फिर रीजनल डायनेस्टी में बहुत सारे, बिहार में जो फ्लरिश करती है तो उसको मिथिला में एक डायनेस्टी फ्लरिश करती है। फिर आप दरभंगा महाराज के बारे में जानते होंगे, कर्नाट के वंश के बारे में जानते होंगे। तो ये सारी चीज पढ़ेंगे और कैसे ये सब धीरे 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 जब मेडाइवल की ओर पढ़ते हैं तो जैसे तुर्कों का आक्रमण है वो अफगानिस्तान से बढ़ता है और कैसे बिहार शरीफ में एक सत्ता स्टैब्लिश होती है स्टार्टिंग पीरियड में, और कैसे बिहार जो नालंदा था, बिहार का नालंदा, वहाँ बगल के बिहार शरीफ में कैसे वो सेंटर बन जाता है इंडिया को रूल करने का फिर वहाँ से धीरे धीरे ऐसे मूव करते हैं किंगडम और दिल्ली सल्तनत और दिल्ली की ओर मूव करते हैं। तो ये सारा कुछ बिहार में मेडाइवल, और फिर स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है,
फ्रीडम फाइट में, वो सारा कुछ अपन पढ़ेंगे। देखिए मेडाइवल हिस्ट्री में जब आप बिहार के रिलेटेड हम लोग जब डिस्कस करेंगे, तो देखिए मेडाइवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन एक सर्टेन टॉपिक हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता है कि सर्टेन टॉपिक्स में कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहे हैं, अगर आपको ये ट्रेंड पता है क्वेश्चंस का कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी जो बीपीएससी का रिसेंट में एक चेंज आया है आपको कि ऐसे जो क्वेश्चन फैक्चुअल थे वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, फैक्ट्स के क्वेश्चंस कम गए हैं, आपको लॉजिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी, आपको नॉलेज होना चाहिए कि ऐसे वास्तविक में उस समय हुआ क्या था। फैक्ट के साथ साथ आपको हर एक डेवलप करना पड़ेगा टॉपिक के रिगार्डिंग अपनी समझ कि इस टॉपिक का रेलेवेंस क्यों है। उसी टाइप से क्वेश्चन आपको बीपीएससी में देखने को मिलेंगे इस टाइप से। पहले जो फैक्ट का क्वेश्चन था वो फैक्ट्स का क्वेश्चन काफी कमती जा रहा है, और जो क्वेश्चन लॉजिकली थिंकिंग करके जो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी का जो ट्रेंड है रिसेंट उसमें देखा जा रहा है। तो जो मेडाइवल हिस्ट्री है उसकी कुछ सर्टेन चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी रेगुलरली पूछती है। पढ़ने के लिए अपन ये सारा स्लेब पढ़ेंगे, खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे, तुगलक पढ़ेंगे, लोधी डायनेस्टी पढ़ेंगे कि कैसे लोधी लास्ट डायनेस्टी था। उसके बाद जो इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में एक बदलाव देखने को मिलता है और मुगल साम्राज्य लोधी साम्राज्य के बाद ऐसे आके एस्टैब्लिश होता है। इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि इस समय एक बदलाव का फेज था, बहुत सारे बदलाव हुए। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी थी, जो बिहार का जो मेजर सेंटर था वहां से सत्ता मूव करके दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, और जो वेस्टर्न फ्रंट था कंट्री का, जो इस साइड का फ्रंट था, ये जो राजस्थान और पंजाब का जो फ्रंट था, इस साइड से रेगुलर पाकिस्तान साइड से होते हुए एक रेगुलर अटैक आ रहा था, जो कि ऐसे जो यहाँ पे रीजनल डायनेस्टियां थी बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ एक चेंज आ रहा था। और उन चेंज आने के साथ साथ जब एक नई सत्ता, एक बाहरी लोग जब आते हैं तो वो अपने साथ लिटरेचर लाते हैं, अपने साथ एक आर्किटेक्चर लाते हैं, तो और उनके साथ ऐसे लैंग्वेज नहीं आती है, तो उनका प्रशासनिक जो काम करने का तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो ये सारी चीज कैसे मर्ज करती है एक इंडियन सिविलाइजेशन में और क्या ओवरऑल बदलाव आता है एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ देखेंगे लिटरेचर क्या क्या आता है, ये देखेंगे आर्किटेक्चर क्या क्या डेवलप्ड होते हैं, ये सारे कुछ अपन पढ़ेंगे। वहां से फिर अफगान रूलर, जो अफगानिस्तान है रिसेंट, वहां से लोग माइग्रेट करके जब आते हैं बिहार में एस्टैब्लिश होते हैं, और फिर से एक बिहार का डोमिनेंस देखने को मिलता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर से देखते हैं कि शेरशाह सूरी काबिज हो जाते हैं हिंदुस्तान के बादशाहत में, तो बिहार का फिर से डोमिनेंस देखने को मिल जाता है। देखेंगे कि शेरशाह सूरी की क्या काम थे, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क उन्होंने किए हैं, और कहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी रेगुलरली शेरशाह सूरी से कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस थोड़े बहुत आते रहते हैं रेगुलर गैप कर करके। फिर देखेंगे कि ऐसे सूफी सेंट मूवमेंट जो है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कदार देखने को मिलते हैं कि सूफिज्म कैसे डेवलप्ड होता है, सूफिज्म का थॉट क्या है, वो क्या कन्वे करना चाहता है सूफिज्म इस्लाम में, क्या इसके रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे कुछ देखेंगे। फिर देखेंगे कि ऐसे जो मुगल पीरियड था, मुगल पीरियड के ड्यूरिंग जैसे अकबर था, शाहजहां था, जहांगीर था, औरंगजेब था, इनका बिहार के प्रति और बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रभाव रहता है, और क्या क्या पॉलिसियां यहाँ आती है, और क्या क्या चेंज यहाँ देखने को मिलता है। फिर सिखिज्म में अपन जैसे ही जानते हैं कि गुरु गोविंद साहिब जी का जन्म यहाँ हुआ, नानक कहीं ना कहीं यहाँ से रिलेटेड रहे हैं। तो सिखिज्म कन्वे क्या करता है और क्या इम्पोर्टेंस रहता है बिहार के संदर्भ में, जो बोध अपन समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अपन मॉडर्न हिस्ट्री की ओर आएंगे। जब मॉडर्न हिस्ट्री की ओर आते हैं तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो यूरोपियन जो पावर होती है वो ट्रेड के लिए कैसे इंडिया का रुख करती है,
और ये जो ट्रेड जो इनका पर्पस था, वो पर्पस ट्रेड ना बदल के एक रूलर के रूप में आके स्थापित हो जाता है। क्योंकि जो रूलर थे हमारे देश के, जो हमारे देश में बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन हो गए थे और आपस में ही लड़ रहे थे। और मुगल पीरियड के दौरान जो हमारे एरिया थे उसमें 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 जो मॉडर्न वेपन और मॉडर्न थॉट्स की जो कमी होती है, उसको एक्सप्लॉइट करके कैसे एक यूरोपियन पावर भारतीय सत्ता में काबिज होता है, तो उस चीज को देखेंगे। जब एक बाहरी आक्रमणकारी आते हैं, वो अपने साथ अपनी सारी चीजें लाते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि लिटरेचर उनका होता है, आर्किटेक्चर उनका होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनका होता है। तो ये तो जहां तक मुगल थे, मुगल ने यही रूल किया और यहीं पे वो खत्म हो गए। मगर जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, उनका वे रूल करने का कुछ अलग था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ऐसे यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो, यहाँ से वेल्थ कमाई जाए और उस वेल्थ को लेके जाया जाए यूरोपियन कंट्रीज में और वहां यूज किया जाए। तो एक्सप्लॉयटेटिव जो इनका नेचर था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो लीड करता है एक मूवमेंट को, बहुत सारे रेवेलियन को। और जब यूरोपियन पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इंटरफेयर करना चालू कर देती है ट्राइबल एरिया में, जो फॉरेस्ट एरिया थे, तो कैसे एक ट्राइबल अनएजुकेटेड मैन भी खड़ा हो जाता है इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे जो इनके रिलेटेड फैक्ट है। बिहार में कहाँ सिद्धू और कानू और बाकी सब, जो भागलपुर का और जो और राजमहल हिल का कैसा इनका रेवेलियन थॉट था और क्या एस्टैब्लिश करना चाहते थे, क्या इनका गोल था, अल्टीमेटली गोल क्या अचीव होता है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे इनके आगे के थॉट प्रोसेस में, जिससे आज़ादी में आगे चल के यूज हुआ। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन फ्रीडम मूवमेंट देखेंगे। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं इसको, सावरकर। तो बिहार का एक बहुत बड़ा तबका जो है इस चीज में पार्टिसिपेट करता है। वीर कुंवर सिंह ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं। इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी पूछती है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहता है। तो बहुत सारे फैक्ट जो है मैं कहानियों के रूप में और फैक्ट के साथ साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि बुक्स में तो फैक्ट्स मिल जाते हैं, मगर जो चीजें यहाँ डिलीवर की जाएगी वो आपके दिमाग में कहानियों के रूप में याद रहनी चाहिए। हिस्ट्री एक कहानियों का एक फॉर्म है, स्टोरी है, जिसको याद रखना क्रोनोलॉजी के साथ, अगर आप अच्छे से सुनते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो वो आपको याद रहेगा। फिर बहावी मूवमेंट सेंटर रहता है, बहावी मूवमेंट पटना, इस बहावी मूवमेंट का पटना में सेंटर रहता है। तो बहावी मूवमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्या अचीव करना चाहती थी बहावी मूवमेंट, ये देखेंगे। सेकंड फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट देखेंगे, बिहार में प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस क्या क्या रहे। फिर वो देखेंगे पीजेंट मूवमेंट, जिसे गांधी जी से जोड़ा जाता है कि जैसे गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह करके पीजेंट की जो समस्याएं थी वो कहीं हद तक कम करने की कोशिश की, और यहाँ से महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में कदम रखते हैं और क्या क्या बदलाव महात्मा गांधी आगे के फ्रीडम स्ट्रगल में लाते हैं। भक्त मियाँ जो है वो कैसे महात्मा गांधी की जान बचाते हैं, सेव करते हैं। और पीजेंट मूवमेंट आफ्टर चंपारण सत्याग्रह के बाद पीजेंट मूवमेंट को कौन आगे बढ़ाता है, कैसे पीजेंट मूवमेंट अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको किस हद तक फुलफिल कर पाती है, कौन कौन से लोग इसको, और स्वामी सहजानंद सरस्वती कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे अपन। फिर जो एक उग्रवाद है, जैसे हमारा जो एक गांधीयन वे है, या फिर हम कहें कि जो पहले की कांग्रेस की नीतियां थी कि हमें चीज़ों को लड़के नहीं संवैधानिक रूप से लेना है, उससे थक जाते हैं और युवा, और कैसे एक उग्रवाद के रूप में अपने मांगों को रखना चालू करते हैं, और ये उग्रवाद किस हद तक हावी हो जाता है बिहार में, और बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें, और फर्स्ट फेज क्या रहता है, सेकंड फेज क्या रहता है, दोनों में थॉट प्रोसेस में क्या बदलाव आती है और क्या क्या चीजें बदलती हैं। क्योंकि बिहार हमेशा से फ्रीडम स्ट्रगल में या फिर ऐसे सत्ता का केंद्र रहा है कहीं ना कहीं।
तो बिहार का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें। फिर खिलाफत मूवमेंट अपन पढ़ेंगे कि खिलाफत मूवमेंट कैसे इम्पैक्टफुल होता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी में, कैसे हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होते हैं ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट गांधी जी के द्वारा, और कैसे ये कंट्रीब्यूट करता है कि ऐसे जो गांधी जी के ऑब्जेक्टिव्स थे जो स्ट्रगल के दौरान, जो सत्याग्रह के दौरान, वो उसको मीट करने में। फिर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आता है कि ऐसे कैसे असहयोग आंदोलन बिहार में लीड करते हैं और कौन कौन किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन कौन से लोग जुड़ते हैं इसमें और किस हद तक ये इसको सफल बना पाते हैं। फिर स्वराज पार्टी, CR दास और मोतीलाल नेहरू कैसे कांग्रेस से अलग होकर एक नई इनकी विचारधारा की लड़ाई होती है और कैसे दोनों मिलकर एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जो पार्टी कहीं ना कहीं एक हद तक सक्सेसफुल होती नजर आ रही होती है। फिर कैसे इसका कांग्रेस में मर्जर होता है और क्या क्या मोतीलाल नेहरू, CR दास और कांग्रेस के बीच में एक विवाद का कारण था और क्या दोनों चाहते थे, ये सारे कुछ अपन पढ़ेंगे। फिर बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पढ़ेंगे बिहार में, कांग्रेस के बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंस हुए वो पढ़ेंगे कि बिहार में कहाँ कहाँ और क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाती है। फिर अपन क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे, आजाद दस्ता, JP जयप्रकाश नारायण, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, कैसे इन्होंने इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इम्पैक्ट किया था आगे चलकर, और कैसे इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बिहार में रहकर कैसे किन किन कामों को किया था और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इन्होंने अचीव कर पाए थे, क्या ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रहा बिहार के फ्रीडम स्ट्रगल में, ये भी अपन पढ़ेंगे। फिर राइटर इंपॉर्टेंट कौन कौन से रहे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमेशा बनते देखा है मैंने, राइटर्स कौन कौन रहे, बुक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ अपन बिहार स्पेशल में कवर करेंगे। बिहार आगे आगे के लेक्चर में मैं बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी वगैरह भी समझाऊंगा।